वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको काफी मदद मिलेगी इन प्रश्नों से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कॉस्टिक सोडा जो होता है ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? देखिए कई बार जो इससे रासायनिक सूत्र से भी फॉर्मूला जो है पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या होता है, जो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaOH। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। साथ में इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। स्टार लगा देता हूं यहाँ पर। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं? पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो देखिए साधारण नमक, कॉमन साल्ट जिसको कहते हैं, वो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl कहते हैं। NaCl जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है, और ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि साधारण नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शंस में आ जाएंगे आपको NaOH, NaCl, Na2CO3, इस प्रकार से। तो ध्यान में रखना है सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl, और इसको क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं हम। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, सोडियम कार्बोनेट, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था, फिर से बता देता हूं। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कह देते हैं, ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और इसका भी रासायनिक सूत्र जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3.10H2O, इसका जो है फार्मूला होता है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसका बताया मैंने, ये सोडियम कार्बोनेट का। अच्छा, एक और होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी पेपर में पूछ लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, इसको सोडियम, जो लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी इसको कह देते हैं कई बार। तो इसका जो सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि बेकिंग सोडे का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है? तो कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑप्शन ए है नियोन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने के लिए यूज होती है। ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसको यूज किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CO2 होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बेल मेटल मिश्र धातु है। बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। देखिए बेल मेटल जो एलॉय होता है ये होता है आपका कॉपर और टिन का। किसका? कॉपर और टिन का। ऑप्शन सी भी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कॉपर और टिन। Cu+SN जो है इसका मिश्रण होता है क्या, बेल मेटल। लेकिन कॉपर प्लस टिन का एक और मिश्रण होता है जिससे क्या बनता है, कांसा बनता है, जिसको हम ब्रोंज कहते हैं। लेकिन इनमें जो है कॉपर और जो टिन की जो मात्रा है वो अलग अलग प्रतिशत में मिलाई जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर बेल मेटल में कॉपर और टिन जो है वो कितने प्रतिशत में मिलाए जाते हैं, ये मिलाए जाते हैं 78, और 78% कॉपर प्लस जो 22% है वो टिन होता है। इसमें बेल मेटल की मैं बात कर रहा हूँ अभी। बेल मेटल बनाने के लिए कॉपर और टिन इतने चाहिए होते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्रोंज की, जिसको हम कांसा कह देते हैं, इसमें जो है कॉपर और टिन की कितनी प्रतिशत की मात्रा मिलाई जाएगी तब जो है वो ब्रोंज बनेगा, मतलब कि कांसा बनेगा। तो यहाँ पर कॉपर चाहिए होता है 90%, और जो टिन है ये चाहिए होता है आपका 10%। तो इससे जो है क्या बनता है, आपका ब्रोंज बन जाता है, कांसा बन जाता है। अगर हम बात करें, एक और प्रश्न आ जाता है कि जो ब्रास है वो किसका मिश्रण होता है। तो ब्रास जो है, जिसको हिंदी में पीतल कहते हैं, वो जिंक प्लस कॉपर का मिश्रण होता है। किसका? जिंक प्लस कॉपर का। ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। और जो बेल मेटल है ये बेल बनाने के लिए, घंटियां बनाने के लिए, या फिर वेरिंग्स बनाने के लिए यूज होती है। और यहाँ से एक ना एक एलॉय से प्रश्न जरूर पेपर में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा,
परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए परमाणु बम जो होता है इसको एटम बम जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। ऑप्शन सी है आपका ए एंड बी बोथ। तो ये जो होता है ये होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर ये आधारित होता है एटम बॉम्ब। और न्यूक्लियर फ्यूजन को हिंदी में क्या कह देते हैं? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब है कि जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो टूट जाता है और उससे अलग एटम बन जाते हैं। ऐसे ऐसे करके एक चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जो है चलता रहता है और इससे जो है इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल जो है एटम बम जो है काम करता है। किसके ऊपर? न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। विखंडन का मतलब होता है नाभिक का टूटना और नाभिक संलयन का मतलब होता है नाभिक का जुड़ना, मतलब कि न्यूक्लियस का जुड़ना जो होता है वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। अच्छा, नाभिकीय संलयन जो वो ये कौन से, ये प्रिंसिपल किस जो उसमें होता है? ये होता है आपका, एक तो हो गया आपका सन में जो है नाभिकीय संलयन जो है प्रक्रिया चली होती है, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन चला होता है। पेपर में प्रश्न बनता है इस प्रकार से कि सूर्य में कौन सी जो है कौन सा सूर्य जो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये करता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पर, मतलब कि नाभिकीय संलयन पर। अगर मैं साथ ही बात करूं हाइड्रोजन बॉम्ब की, तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी किस पर काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, मतलब कि नाभिकीय संलयन पर ही काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ध्यान में रखना है आप लोगों ने इन दोनों को। एटम बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फ्यूजन पर, मतलब कि नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस पर काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर। और न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बीच में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं एटम बम की, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये बम गिराए गए थे, आप लोगों को पता ही है, अमेरिका के द्वारा, जब वर्ल्ड वॉर 2 चली हुई थी। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी हम साइंस पे ही रहते हैं, ये थोड़ा टॉपिक जीके का हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन को और न्यूक्लियर फिजन को। देखिए जो नाभिकीय संलयन होता है, जैसे हम सन की बात करते हैं तो सन में क्या कौन सी प्रोसेस चली होती है? सन जो है वो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाती है? हीलियम बन जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं और तीसरा जो है एक एलिमेंट है बना रहे हैं, क्या? हीलियम बना रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया बार बार ये प्रक्रिया होती रहती है, जिससे कि बहुत सारा एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। स्टार लगा देता हूं मैं। इंसान द्वारा बनाया जाने वाला पहला कृत्रिम धागा है। देखिए द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन। तो देखिए मैन के द्वारा जो है वो बनाया गया है नायलॉन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, नायलॉन। अगर मैं बात करूं बाकी ऑप्शंस की, तो बाकी ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे टेरिकॉट, पॉलिएस्टर, रेयॉन, ये भी सिंथेटिक फाइबर ही है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो है किसके द्वारा? ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाने वाला पहला पूछा जा रहा है। तो क्या बनाया था? नायलॉन बनाया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सिंथेटिक को हम कृत्रिम कह देते हैं, कृत्रिम मतलब मैन मेड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर उपयोग होने वाला रसायन है, तो कौन सा है फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर यूज होने वाला रसायन? सोडियम थियोसल्फेट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सोडियम थियोसल्फेट जो है वो इमेज को प्रिंट करने के काम आता है और इसका कई बार जो है फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है? Na2S2O3 जो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जेट इंजन्स आर। तो जेट इंजन्स क्या होते हैं? जेट इंजन्स, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, टरबाइन इंजन्स होते हैं ये। और ये जो है गैस टरबाइन इंजन होते हैं और ये हीटेड गैस, जो गर्म गैस होती है, उसका यूज करते हैं थ्रस्ट को पैदा करने के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है? देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रंथि क्या होती है, मतलब ग्लैंड क्या होते हैं। ग्लैंड वो होते हैं जो मेजरली हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, मतलब निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम ग्लैंड कहते हैं। तो इसमें से देखते हैं कौन सा जो है हार्मोन को रिलीज नहीं करता है। ऑप्शन ए था आपका स्टोमक, ऑप्शन बी था यकृत, ऑप्शन सी था किडनी और ऑप्शन डी था आपका पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमाशय। स्टोमक जो है वो ग्लैंड नहीं है, बाकी जो है ग्लैंड है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टेंट क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। आयरन इसका बिल्कुल सही आंसर है, Fe जिसको हम कह देते हैं हीमोग्लोबिन का
मेन अवयव है। अच्छा, इसका काम क्या है अब आप लोग पूछेंगे, तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और सेल तक पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजन को। तो ये इसका मेजर काम होता है इसका हीमोग्लोबिन का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, त्वचा का रंग किसकी वजह से होता है, मतलब इनमें से किसकी वजह से जो है त्वचा का रंग होता है। ऑप्शन ए है आपका रेनिन, ऑप्शन बी है मेलानिन, ऑप्शन सी है आपका मेसोटोसिन और ऑप्शन डी है आपका मेटारोनिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेलानिन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मेलानिन की वजह से आपका जो त्वचा का रंग होता है, स्किन का कलर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय किसको दिया जाता है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है न्यूटन के जो 3 लॉ ऑफ मोशंस जो दिए हैं उसमें जो है ग्रेविटी के बारे में बताया गया है कि ग्रेविटी जो है वो किस प्रकार से काम करती है। और बाकी ऑप्शंस के बारे में हम जान लेते हैं। न्यूटन के बारे में हमने जान लिया है। बाकी ऑप्शन जैसे आइंस्टाइन की हम बात करें तो आइंस्टाइन ने क्या दिया है, ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है इन्होंने। ये पूछी तो नहीं जाएगी पेपर में, ऐसा इक्वेशन ई दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये ऐसी कुछ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और आइंस्टाइन द्वारा दी गई है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया, ऑप्शन डी। अगर मैं बात करूं केपलर की, ऑप्शन बी में केपलर द प्लेनेटरी मोशन पर इन्होंने काम किया है। प्लेनेटरी मोशन जो हमारे ग्रह है वो किस प्रकार से गति करते हैं, इन्होंने भी 3 लॉ दिए थे केपलर ने। और अगर पेपर में प्रश्न बने कि ग्रहीय गति के नियम किसने दिए, इनमें से किसने दिए, तो ऑप्शन में आ जाएगा आपको कि गैलीलियो ने दिए है, केपलर ने दिए है, न्यूटन ने दिए है, आइंस्टाइन ने दिए। तो किसने दिए, केपलर ने दिया है। ध्यान रखिएगा, प्लेनेटरी मोशन के नियम जो है लॉज किसने दिए, केपलर ने दिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं गैलीलियो की, तो गैलीलियो ने क्या किया है, गैलीलियो ने किया आपका टेलीस्कोप की खोज की है गैलीलियो ने। और टेलीस्कोप से ही उन्होंने जो आपके जुपिटर और अदर ग्रहों के जो सैटेलाइट थे, नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि यूरोपा हो गया शनि का, और गैनीमेड हो गया सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का, तो ये सब जो है गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से खोजा था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द फूड ए मैन ईट हैज, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो है क्या होता है, ऊष्मा होती है। ऑप्शन बी है आपका गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी है आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हम खाते हैं उसमें होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, कैसे होती है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए, वैसे तो इन जनरली जो फूड में होती है वो होती है केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी इज द पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने बांध वगैरह देखे होंगे, तो जो पानी रुका होता है, पानी फ्लो कर रहा होता है रिवर का, तो हमने एक बैरियर लगा दिया होता है, और वो जो पानी है एक फ्लो के साथ में चल रहा होता है, तो वो बहुत सारा पानी इकट्ठा होता रहता है, तो वहाँ जो है एक एनर्जी क्रिएट होगी होती है। अब उस पानी को निकलने के लिए एक सोर्स चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है। तो उस समय जो रुका हुआ पानी है उसमें होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वो रिलीज हो जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। सिंपल कंसेप्ट है गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, तरल बूंद और बुलबुले। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बार पेपर में पूछा गया है, स्टार लगा देता हूँ पहले ही। तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं, मतलब कि द लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्पेरिकल शेप्स ड्यू टू दी फिनोमिना ऑफ। ये साधारण शब्दों में ये पूछा जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी बारिश होती है तो जो पानी इकट्ठा हुआ होता है वहां पर बारिश की बूंदें जब गिरती है तो वहां पर एक बुलबुले बन जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, तो ये होता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से जो है ये फिनोमिना होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, पृष्ठ तनाव क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कोई भी वस्तु जो है वो अपना मिनिमम सरफेस जो है वो घेरना चाहती है, और तो इसमें जो सबसे कम सरफेस एरिया जो कवर होता है वो होता है आपका जो आपकी ये स्फेरिकल शेप होती है। अदर जियोमेट्रिकल शेप में जो है वो मैक्सिमम क्या इससे ज़्यादा ही एरिया कवर होता है, इसलिए जो है ये पृष्ठ तनाव का फिनोमिना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मदिरा शराब में होता है। तो देखिए, अल्कोहल जो है उसमें क्या होता है, अल्कोहल में आपका
इथेनॉल और वाटर होता है मेनली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। माफी चाहूंगा यहाँ पर, ऑप्शन बी एथेनॉल और वाटर जो है मेनली इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, अल्कोहल के। अच्छा, अल्कोहल का आप लोगों को पता ही है, जो इथाइल अल्कोहल होता है इसका सूत्र भी पेपर में पूछ ली जाता है, C2H5OH। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। C2H5OH क्या है, इथाइल अल्कोहल है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा, पेपर में बार बार पूछा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे हल्की गैस कौन सी है। काफी आसान क्वेश्चन है और पेपर में भी बड़ी बार ये पेपर में पूछा गया है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। दूसरे नंबर पर हीलियम, दोनों ही काफी लाइट वेट जो है गैसेस होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। और बात करूं मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है वह सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। कौन सा, हाइड्रोजन। इसको भी ध्यान रखिएगा, पेपर में प्रश्न बन जाता है यहाँ से भी कि यूनिवर्स में जो मोस्ट एबंडेंट गैस या एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका हाइड्रोजन। तो इसको भी नोट रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आंख की रेटिना काम करती है। तो जो आंख का रेटिना होता है वो किस पर काम करता है, लेंस इन दी कैमरा या शटर इन दी कैमरा या फिल्म इन दी कैमरा या नन ऑफ दीज। तो देखिए ये करता है आपका फिल्म इन दी कैमरा, कैमरा के फिल्म की तरह जो है काम करता है ये। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे करता है, तो देखिए रेटिना का काम क्या होता है, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस किया, अपनी आंखों के जो लेंसेज है फोकस किया, फॉर एग्जांपल अभी हम स्क्रीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे ही हमने स्क्रीन के ऊपर फोकस किया तो स्क्रीन से आने वाली जो लाइट है उसको जो वो रेटिना क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसको रिसीव करेगा उस लाइट को, और उस लाइट को जो है कन्वर्ट करेगा न्यूरल सिस्टम सिग्नल्स होते हैं उसमें, और कहां तक पहुंचाएगा, आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा, ताकि जो है उसकी इमेज बन पाए। तो ये फिनोमेना होता है किसका, रेटिना का। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पता नहीं कितनी ही बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, माफी चाहूंगा मैंने डी बोल दिया है। ऑप्शन सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो इसका मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ध्यान रखिएगा, पेपर में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। स्टार लगा देता हूं यहाँ पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाइट कोल इज, सफेद कोयला किसे कहा जाता है। तो देखिए सफेद कोयला जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो है यूरोप में मैक्सिमम मेनली मेजरली जो है व्हाइट कोल कहा जाता है, क्योंकि इसे व्हाइट कोल इसलिए कहा जाता है मेजरली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि कोल को छोड़कर ये इसमें सबसे ज़्यादा क्षमता होती है ऊर्जा बनाने की, ऊर्जा प्रोड्यूस करने की, किसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, श्वेत कोयला कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये शायद आज का हमारा, हाँ यस, ये आज का आखिरी प्रश्न भी है। चंद्रमा पर दिन के समय अंतरिक्ष यात्री को आसमान दिखाई देगा। देखिए जब हम अर्थ पे होते हैं तब तो हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है, और पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। जबकि अगर मैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर अगर कोई एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री है, तो उसको आसमान कैसा दिखाई देना चाहिए, तो आप अपने रीजनिंग एबिलिटी से सोचिए कि कैसा दिखाई देना चाहिए। तो उन्हें दिखाई देता है काले रंग का। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आप पूछेंगे कि सर क्यों दिखाई देता है उन्हें काले रंग का। देखिए सबसे पहले चंद्रमा का कोई अपना एटमॉस्फेयर है नहीं। सेकंड थिंग, चंद्रमा पर जो है पृथ्वी की तरह बड़े बड़े समुद्र नहीं है जिसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर जो हमें आसमान नीला दिखाई दे। दूसरा जो है, ये दो रीजन है जो मेजरली जिसकी वजह से आपको जो है चंद्रमा पर जो है आसमान काला दिखाई देगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न भी था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।